आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने जा रहे हैं जिसने हमारे देश की दिशा और दशा दोनों को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी सिर्फ एक तारीख की नहीं है, बल्कि ये कहानी है उन परिस्थितियों की, उन फैसलों की और उस राजनीतिक माहौल की जिसने भारत की सबसे ताकतवर महिला प्रधानमंत्रियों में से एक इंदिरा गांधी को उनके ही रक्षकों की गोलियों का निशाना बना दिया। एक फैसला जिसने भारत के इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। ऐतिहासिक घटनाओं की कहानी है जिन्होंने पूरे देश को हमेशा के लिए बदल दिया। साल 1984 के कुछ साल पहले की, जब भारत अपनी आजादी के 3 दशक पूरे कर चुका था। देश तरक्की की राह पर था, लेकिन उसी समय देश के एक बेहद समृद्ध और सीमावर्ती राज्य पंजाब में कुछ ऐसी हवाएं चल रही थीं जो आने वाले एक बड़े तूफान का इशारा कर रही थीं। पंजाब की राजनीति हमेशा से बेहद दिलचस्प रही है। वहां एक तरफ शिरोमणि अकाली दल था जो सिखों और पंजाब के अधिकारों की बात करता था, तो दूसरी तरफ केंद्र में सत्तासीन कांग्रेस पार्टी थी। 1970 के दशक के आखिरी सालों में अकालियों ने अपनी मांगे तेज कर दी थीं। वे आनंदपुर साहिब प्रस्ताव के जरिए केंद्र सरकार से पंजाब के लिए ज्यादा स्वायत्तता, पानी के अधिकारों का सही बंटवारा और चंडीगढ़ को पूरी तरह पंजाब में शामिल करने जैसी मांगे कर रहे थे। इसी राजनीतिक खींचतान के बीच एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसका नाम था जरनैल सिंह भिंडरावाले। भिंडरावाले कोई पारंपरिक राजनेता नहीं थे, वे दमदमी टकसाल के प्रमुख थे। शुरुआत में वे सिर्फ एक धार्मिक उपदेशक थे जो गांवों में जाकर लोगों को नशे से दूर रहने, अपनी दाढ़ी और बाल न काटने और सिख धर्म के मूल सिद्धांतों का पालन करने की सीख देते थे। भिंडरावाले की आवाज में एक गजब का आकर्षण था। उनकी बातें बेहद सीधी, सरल और ग्रामीण भाषा में होती थीं, जो पंजाब के नौजवानों के दिलों को सीधे छूती थीं। अब यहाँ राजनीति का एक ऐसा पहलू आता है जिसे समझना बहुत जरूरी है। इतिहासकार बताते हैं कि उस समय पंजाब की राजनीति में अकाली दल के बढ़ते प्रभाव को कमजोर करने के लिए केंद्र की सत्ता और कुछ स्थानीय नेताओं ने अनजाने में भिंडरावाले को थोड़ा बढ़ावा दिया। उन्हें लगा कि भिंडरावाले के जरिए अकालियों के वोट बैंक को बांटा जा सकता है, लेकिन राजनीति का ये खेल कितना खतरनाक हो सकता है, इसका अंदाजा शायद उस समय किसी को नहीं था। धीरे धीरे भिंडरावाले का कद इतना बढ़ गया कि वे किसी के नियंत्रण में नहीं रहे। वे अब सिर्फ धार्मिक बातें नहीं कर रहे थे, बल्कि वे सिखों के साथ हो रहे कथित भेदभाव और उनके अधिकारों की बात बेहद उग्र तरीके से करने लगे थे। पंजाब के युवाओं का एक बड़ा वर्ग उनके पीछे खड़ा हो गया था। 1980 के दशक की शुरुआत होते होते पंजाब का माहौल बिगड़ने लगा और हिंसक घटनाएं बढ़ने लगी। जो कोई भी भिंडरावाले या उनके विचारों के खिलाफ बोलता, उसकी जान पर बनाती। जालंधर के मशहूर अखबार संपादक लाला जगत नारायण की हत्या और उसके बाद अमृतसर के दरबार साहिब के ठीक बाहर पंजाब पुलिस के DIG AS अटवाल की दिन दहाड़े हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। पुलिस और प्रशासन के हौसले पस्त हो चुके थे। हालात इतने खराब थे कि कोई भी गवाह भिंडरावाले के खिलाफ बोलने को तैयार नहीं था। भिंडरावाले ने कानून के शिकंजे से बचने के लिए स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर शरण ले ली थी। पहले वे गुरु नानक निवास में रहे और बाद में वे सिखों की सर्वोच्च संस्था अकाल तख्त के भीतर चले गए। स्वर्ण मंदिर परिसर के भीतर भारी मात्रा में आधुनिक हथियार पहुंचने लगे थे। इन हथियारों को व्यवस्थित करने और परिसर की सुरक्षा को एक किले की तरह मजबूत करने का काम किया था मेजर जनरल शाहबेग सिंह ने। शाहबेग सिंह भारतीय सेना के एक बेहद काबिल अधिकारी रह चुके थे, जिन्होंने 1971 के बांग्लादेश युद्ध में मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। लेकिन बाद में सेना से कुछ विवादों के चलते बर्खास्त होने के बाद वे भिंडरावाले के साथ जुड़ गए और उन्होंने अपनी पूरी सैन्य कुशलता का इस्तेमाल स्वर्ण मंदिर को एक अभेद्य किले में बदलने के लिए कर दिया। इधर दिल्ली में बैठी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा थी। एक तरफ देश की अखंडता और कानून व्यवस्था खतरे में थी, तो दूसरी तरफ सिखों का सबसे पवित्र धार्मिक स्थल था। इंदिरा गांधी अच्छी तरह जानती थीं कि स्वर्ण मंदिर के भीतर सेना भेजने का मतलब होगा पूरी सिख कौम की धार्मिक भावनाओं को गहरी ठेस पहुंचाना। उन्होंने इस मामले को शांति से सुलझाने की आखिरी समय तक कोशिश की। कई दौर की गुप्त बातचीत हुई,
कई दूत अमृतसर भेजे गए ताकि भिंडरावाले को मनाया जा सके और वो शांति से आत्मसमर्पण कर दे। लेकिन भिंडरावाले की शर्तें इतनी सख्त थीं कि कोई भी समझौता होना नामुमकिन हो गया। पंजाब में हालात अब पूरी तरह से काबू से बाहर हो रहे थे। उग्रवादियों ने समानांतर सरकार जैसी स्थिति बना ली थी। आखिरकार भारी मन और कड़े इरादों के साथ इंदिरा गांधी ने वो फैसला लिया जिसने इतिहास की धारा को हमेशा के लिए मोड़ दिया। उन्होंने भारतीय सेना को स्वर्ण मंदिर परिसर को उग्रवादियों से मुक्त कराने का आदेश दे दिया। इस सैन्य अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। सेना के अधिकारी भी जानते थे कि ये ऑपरेशन उनके जीवन का सबसे कठिन और संवेदनशील काम होने जा रहा है। उन्हें सख्त हिदायत दी गई थी कि मुख्य मंदिर पर एक भी गोली न चले और कम से कम खून खराबा हो। लेकिन क्या अकाल तख्त के भीतर बैठे लड़ाके इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? बिल्कुल नहीं। अमृतसर में गर्मी अपने शबाब पर थी, लेकिन इस बार अमृतसर की हवाओं में सिर्फ गर्मी नहीं बल्कि एक अजीब सी खामोशी और घबराहट घुली हुई थी। 3 जून 1984 को सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी का शहीदी दिवस था। इस बेहद पवित्र दिन पर देश दुनिया से हजारों श्रद्धालु स्वर्ण मंदिर में माथा टेकने और प्रार्थना करने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसी दौरान सरकार ने पूरे पंजाब में कर्फ्यू लगा दिया। ट्रेनें, बसें और सतवंत सिंह ने इसे एक दैवीय संकेत माना। उन्हें लगा कि गुरु साहिब खुद उन्हें आदेश दे रहे हैं कि वे उस अपमान का बदला लें। उसी दिन दोनों ने अकाल तख्त के नुकसान का बदला लेने के लिए इंदिरा गांधी की हत्या की साजिश को अंतिम रूप दे दिया। 31 अक्टूबर 1984 की सुबह दिल्ली की हवा में हल्की सी ठंडक घुलने लगी थी। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उस सुबह का पहला कार्यक्रम ब्रिटिश अभिनेता और निर्देशक पीटर उस्तिनोव के साथ एक इंटरव्यू था। पीटर उस्तिनोव इंदिरा गांधी पर आयरिश टेलीविजन के लिए एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बना रहे थे। इंटरव्यू का समय सुबह 9 बजे तय था। इंटरव्यू की जगह थी एक अकबर रोड, जो उनके निवास स्थान यानी एक सफदरजंग रोड के ठीक बगल में था। दोनों बंगलों के बीच एक खूबसूरत बगीचा था और उन्हें जोड़ने के लिए एक छोटा सा रास्ता और एक विकट गेट बना हुआ था। ये रास्ता बहुत छोटा था, इसलिए इंदिरा गांधी ने गाड़ी के बजाय पैदल चलकर ही जाने का फैसला किया। इधर साजिशकर्ताओं ने उस सुबह अपनी ड्यूटी को इस तरह से बदला था कि दोनों एक ही समय पर उस विकट गेट के पास तैनात हो सकें। सतवंत सिंह ने अपने पेट में दर्द और दस्त का बहाना बनाया और कहा कि उसे उस संतरी बूथ के पास ड्यूटी दी जाए जो बाथरूम के करीब था। बियन सिंह ने भी अपनी ड्यूटी का समय बदलवा लिया। अब दोनों शिकारी अपने शिकार के रास्ते में पूरी तरह मुस्तैद खड़े थे। बियन सिंह के पास उनकी सरकारी .38 बोर की रिवॉल्वर थी और सतवंत सिंह के पास एक बेहद घातक स्वचालित स्टेन गन थी। सुबह के लगभग 9:10 बज चुके थे। इंदिरा गांधी अपने कमरे से बाहर निकली। उन्होंने एक बेहद खूबसूरत केसरिया रंग की साड़ी पहनी हुई थी। उनके चेहरे पर हमेशा की तरह एक गजब का तेज और आत्मविश्वास था। उन्होंने उस दिन अपनी साड़ी के नीचे पहनी जाने वाली बुलेट प्रूफ जैकेट नहीं पहनी थी, क्योंकि उन्हें लगा कि कैमरे के सामने जैकेट की वजह से वे थोड़ी मोटी दिखाई देंगी। इंदिरा जी के साथ उनके निजी सचिव R.K. धवन, उनके पीछे छतरी लेकर चल रहे कांस्टेबल नारायण सिंह और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल भी चल रहे थे। जैसे ही इंदिरा गांधी ने बगीचे के उस छोटे रास्ते पर कदम आगे बढ़ाए, वे मुस्कुराते हुए आगे बढ़ रही थी। जैसे ही वे उस विकट गेट के पास पहुंची, वहां तैनात बियन सिंह ने अपनी जगह से हिलकर उन्हें देखा। इंदिरा गांधी ने हमेशा की तरह मुस्कुराते हुए हाथ जोड़े और कहा नमस्ते। लेकिन इस बार बियन सिंह के चेहरे पर कोई मुस्कुराहट नहीं थी। उसने ठंडे लहजे में कहा कि यही तुम्हारा आखिरी नमस्ते है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बियन सिंह ने अपनी जेब से .38 रिवॉल्वर निकाली और बिल्कुल करीब से इंदिरा गांधी के सीने पर पहली गोली दाग दी। गोली की आवाज गूंज उठी और इंदिरा गांधी लड़खड़ा गई। बियन ने बिना रुके 2 और गोलियां उनके पेट में उतार दी। इंदिरा गांधी तुरंत खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर पड़ी। नारायण सिंह, R.K. धवन और रामेश्वर दयाल पूरी तरह सन्न रह गए। बियन सिंह ने तुरंत चिल्लाकर अपने साथी से कहा कि सतवंत, क्या देख रहे हो, गोली चलाओ। सतवंत सिंह, जो कुछ पलों के लिए घबरा गया था, उसने तुरंत अपनी स्टेन गन का रुख जमीन पर गिरी हुई इंदिरा गांधी की तरफ किया और ट्रिगर दबा दिया। स्टेन गन से अंधाधुंध गोलियों की बौछार शुरू हो गई। सतवंत ने पूरी मैगजीन खाली कर दी और एक के बाद एक लगभग 25 से 30 गोलियां इंदिरा गांधी के शरीर को छलनी कर दें। वहां मौजूद सुरक्षा अधिकारी रामेश्वर दयाल जैसे ही इंदिरा जी को बचाने के लिए आगे बढ़े, सतवंत की कुछ गोलियां उनके पैरों में भी जा लगी और वे भी वहीं गिर पड़े। पूरा बगीचा गोलियों की तड़तड़ाहट और बारूद के धुएं से भर गया था। भारत की प्रधानमंत्री अपने ही घर के बगीचे में खून से सनी पड़ी थी। गोलीबारी रुकने के बाद
बियन सिंह और सतवंत सिंह ने अपने हथियार जमीन पर फेंक दिए। बियन सिंह ने बेहद शांत आवाज में कहा कि हमें जो करना था हमने कर दिया, अब तुम्हें जो करना है तुम कर लो। बगीचे में गोलियों की गूंज शांत होते ही चारों तरफ चीख पुकार मच गई। वहां तैनात आईटीबीपी और दिल्ली पुलिस के जवानों ने बियन सिंह और सतवंत सिंह को तुरंत अपनी गिरफ्त में ले लिया। इसी आपाधापी के बीच पास के कमरे से बियन सिंह और सतवंत सिंह पर गोलियां चलाई गईं, जिसमें बियन सिंह की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि सतवंत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया। इधर इंदिरा गांधी जमीन पर निष्प्राण सी पड़ी थी। उनकी बहू सोनिया गांधी जो अंदर कमरे में थी, गोलियों की आवाज सुनकर नंगे पैर बाहर की तरफ भागी। अपनी सास को खून से लथपथ देखकर वे जोर जबरदस्ती से उन्हें अपनी गोदी में उठाकर चीखने लगी। सुरक्षा कर्मियों ने तुरंत इंदिरा जी को उठाकर सरकारी एम्बुलेंस के बजाय आरके धवन की सफेद एम्बेसडर कार की पिछली सीट पर लिटाया। सोनिया गांधी कार में पिछली सीट पर इंदिरा जी का सिर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। कार के फर्श पर और सोनिया गांधी के कपड़ों पर खून ही खून बह रहा था। बिना किसी पूर्व सूचना के कार सुबह करीब 9:32 बजे ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पहुंची। अस्पताल प्रशासन पूरी तरह हैरान था कि देश की प्रधानमंत्री इस हालत में वहां लाई गई है। तुरंत डॉक्टरों की एक बड़ी टीम इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश में जुट गई। उन्हें तुरंत कार्डियोथोरेसिक वार्ड में ले जाया गया। डॉक्टरों ने पाया कि गोलियों ने उनके शरीर के भीतर तबाही मचा दी थी। गोलियों की वजह से उनके फेफड़े, लिवर और बड़ी आंत पूरी तरह फट चुके थे। उनकी बड़ी आंत में ही डॉक्टरों को लगभग 12 छेद मिले। उनकी धड़कन वापस लाने के लिए डॉक्टरों ने उन्हें हार्ट लंग मशीन पर रखा। उनके शरीर में खून का एक भी कतरा नहीं बचा था, इसलिए लगातार उनके ग्रुप का खून चढ़ाया जाने लगा। कुल मिलाकर उन्हें लगभग 80 बोतलें खून चढ़ाया गया। लेकिन गोलियों का नुकसान इतना ज्यादा था कि दुनिया की कोई भी तकनीक उन्हें गाड़ियां रोक दी गईं, फोन लाइनें काट दी गईं और मीडिया पर पूरी तरह सेंसरशिप लागू कर दी गई। स्वर्ण मंदिर परिसर अब बाहरी दुनिया से पूरी तरह कट चुका था। हजारों मासूम श्रद्धालु जो केवल दर्शन करने आए थे, वे भी अंदर ही फंस गए। भारतीय सेना के कमांडिंग अधिकारियों जनरल के सुंदर जी और मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। योजना ये थी कि उग्रवादियों को जल्द से जल्द आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया जाएगा। 5 जून की रात को असली सैन्य कार्रवाई शुरू हुई। सेना के जाबाज जवान मंदिर परिसर के भीतर दाखिल हुए, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि अंदर तैयारी किस स्तर की थी। जैसे ही जवान परिक्रमा की तरफ बढ़े, अकाल तख्त और आसपास की इमारतों की गुप्त खाइयों से उन पर भारी मशीन गनों से गोलियों की बौछार शुरू हो गई। मेजर जनरल शाहबेग सिंह की बिछाई हुई सुरक्षात्मक व्यूह रचना इतनी अचूक थी कि सेना के जवान खुले मैदान में सीधे निशाने पर आ रहे थे। कुछ ही घंटों में सेना के कई अधिकारी और दर्जनों जवान शहीद हो गए। हालात बेहद गंभीर हो चुके थे। रात ढलती जा रही थी, लेकिन उग्रवादियों का प्रतिरोध कम होने का नाम नहीं ले रहा था। सेना के कमांडो अकाल तख्त के करीब पहुंचने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वहां से आ रही भारी गोलाबारी के कारण आगे बढ़ना नामुमकिन हो गया था। तब एक ऐसा फैसला लिया गया जिसकी उम्मीद खुद इंदिरा गांधी को भी नहीं रही होगी। 6 जून की सुबह अकाल तख्त की मजबूत दीवारों को भेदने के लिए विजयंत टैंकों को परिसर के भीतर लाने का आदेश दिया गया। टैंकों से अकाल तख्त पर गोलाबारी शुरू हुई। अकाल तख्त की ऐतिहासिक और बेहद खूबसूरत इमारत का एक बड़ा हिस्सा ढहने लगा। गोलाबारी शांत होने के बाद जब सेना अकाल तख्त के भीतर दाखिल हुई तो वहां जरनैल सिंह भिंडरावाले, मेजर जनरल शाहबेग सिंह और भाई अमरीक सिंह के शव मिले। स्वर्ण मंदिर परिसर अब खाली हो चुका था, लेकिन इस अभियान की जो कीमत देश को चुकानी पड़ी वो बेहद दर्दनाक थी। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस ऑपरेशन में 83 सैनिक शहीद हुए थे और लगभग 492 लोग मारे गए थे, जिनमें उग्रवादी और आम श्रद्धालु दोनों शामिल थे। हालांकि गैर सरकारी आंकड़े इस संख्या को कहीं अधिक बताते हैं, परंतु इस ऑपरेशन का असली प्रभाव केवल मौतों के आंकड़ों तक सीमित नहीं था। इसका सबसे बड़ा और गहरा असर हुआ सिखों के दिलों पर। जब देश और दुनिया भर के सिखों ने ये खबर सुनी कि उनके सबसे पवित्र अकाल तख्त को टैंकों के जरिए नुकसान पहुंचाया गया है, मुख्य मंदिर की दीवारों पर गोलियों के निशान
निशान बन गए हैं और सिखों की ऐतिहासिक लाइब्रेरी के अनमोल दस्तावेज जलकर राख हो गए हैं तो उनका दिल दहल गया। सिख कौम के लिए ये सिर्फ उग्रवाद के खिलाफ एक कार्रवाई नहीं थी, उन्हें लगा कि यह सीधे उनकी धार्मिक आस्था, उनकी पहचान और उनके आत्मसम्मान पर एक बहुत बड़ा हमला है। इस दर्द और गुस्से की लहर केवल आम लोगों तक ही सीमित नहीं रही। भारतीय सेना के कई सिख सैनिकों ने गुस्से में आकर अपनी बैरकों से विद्रोह कर दिया। रामगढ़, पुणे और राजस्थान जैसे कई इलाकों से सिख सैनिकों के विद्रोह और अमृतसर की तरफ कूच करने की खबरें आईं, जिन्हें बड़ी मुश्किल से काबू किया गया। देश के कई बड़े सिख चेहरों ने सरकार के प्रति अपना विरोध दर्ज कराया। मशहूर लेखक खुशवंत सिंह ने अपना पद्म भूषण पुरस्कार राष्ट्रपति को वापस लौटा दिया। अमृतसर के पूर्व महाराजा और कांग्रेस के सांसद अमरिंदर सिंह ने लोकसभा से इस्तीफा दे दिया। दिल्ली में बैठी इंदिरा गांधी इस गुस्से की तीव्रता को महसूस कर पा रही थीं। उन्हें इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से लगातार ऐसी रिपोर्टें मिल रही थीं कि उग्रवादी संगठन और कुछ नाराज तत्व उनसे इस ऑपरेशन का बदला लेने की फिराक में हैं। इंटेलिजेंस ब्यूरो ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का जायजा लिया और एक बेहद गोपनीय रिपोर्ट इंदिरा गांधी को सौंपी। इस रिपोर्ट में साफ लिखा था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में तैनात सभी सिख सुरक्षा कर्मियों को तुरंत प्रभाव से वहां से हटा दिया जाए, क्योंकि उन पर किसी भी समय भावनात्मक रूप से प्रभावित होकर हमला करने का खतरा मंडरा रहा है। इस रिपोर्ट पर इंदिरा गांधी ने एक बेहद ऐतिहासिक और भावुक टिप्पणी लिखी। उन्होंने लिखा कि क्या हम धर्मनिरपेक्ष देश नहीं हैं? अगर हम अपने ही जवानों पर शक करने लगेंगे तो इस देश का ताना बाना बिखर जाएगा। उन्होंने इस सिफारिश को पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्हें नहीं पता था कि उनका यही आदर्शवादी फैसला उनके लिए कितना घातक साबित होने जा रहा था। अब बात करते हैं उन दो किरदारों की जो इंदिरा गांधी के सुरक्षा घेरे का हिस्सा थे, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह। बेअंत सिंह दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर थे और पिछले लगभग 10 सालों से इंदिरा गांधी की निजी सुरक्षा में तैनात थे। वे इंदिरा जी के इतने भरोसेमंद थे कि उन्हें उनके परिवार का हिस्सा माना जाता था। इंदिरा जी अक्सर उनके बच्चों के बारे में पूछती थीं और उनके प्रति बहुत स्नेह रखती थीं। दूसरे थे सतवंत सिंह, जो एक युवा कांस्टेबल थे और कुछ ही समय पहले उनकी ड्यूटी प्रधानमंत्री आवास पर लगी थी। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद बेअंत सिंह के भीतर एक गहरा मानसिक बदलाव आया था। उनके रिश्तेदारों और विशेष रूप से उनके फूफा केहर सिंह ने उनके इस दर्द को और हवा दी। केहर सिंह एक कट्टर धार्मिक सोच वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने बेअंत सिंह को लगातार ये एहसास कराया कि अपनी कौम के अपमान का बदला लेना उसका धार्मिक कर्तव्य है। बेअंत सिंह ने धीरे धीरे अपने साथ युवा कांस्टेबल सतवंत सिंह को भी इस साजिश में शामिल कर लिया। एक बेहद दिलचस्प घटना का जिक्र अदालती दस्तावेजों में मिलता है। सितंबर 1984 के शुरुआती दिनों में प्रधानमंत्री आवास के बगीचे के एक पेड़ पर एक बाज आकर बैठा। सिख इतिहास में बाज का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व है, क्योंकि इसे 10वें गुरु गोविंद सिंह जी का प्रतीक माना जाता है। बेअंत सिंह बचा नहीं सकती थी। आखिरकार दोपहर 2:23 पर डॉक्टरों ने औपचारिक रूप से उन्हें मृत घोषित कर दिया। जैसे ही ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर इंदिरा गांधी की मृत्यु की खबर प्रसारित हुई, पूरा देश स्तब्ध रह गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि जिस महिला ने देश को इतनी दृढ़ता से संभाला था, वो अब इस दुनिया में नहीं थी। उस समय उनके बेटे राजीव गांधी पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार पर थे। वे तुरंत दिल्ली के लिए रवाना हुए। राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह भी विदेश दौरा बीच में छोड़कर तुरंत दिल्ली लौटे। लेकिन इस दुखद खबर के साथ ही देश की राजधानी दिल्ली और भारत के कई अन्य हिस्सों में नफरत और हिंसा का एक ऐसा तांडव शुरू हुआ जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया। 31 अक्टूबर की शाम होते होते दिल्ली की सड़कों पर उग्र भीड़ इकट्ठा होने लगी। जब लोगों को पता चला कि हमलावर सिख समुदाय से थे, तो भीड़ का गुस्सा पूरे समुदाय पर फूट पड़ा। दिल्ली, कानपुर, बोकारो और गाजियाबाद जैसे बड़े शहरों में भयानक दंगे भड़क उठे। निर्दोष सिखों के घरों को जलाया जाने लगा, उनकी दुकानों को लूटा गया और हजारों मासूम सिखों को जिंदा जला दिया गया या मार दिया गया। सरकारी आंकड़ों के अनुसार इन दंगों में लगभग 2700 से अधिक सिख मारे गए थे, लेकिन स्वतंत्र मानवाधिकार संगठनों का मानना है कि ये संख्या 4000 से भी ऊपर थी। ये स्वतंत्र भारत के इतिहास के सबसे काले और दर्दनाक दंगों में से एक था। सिखों को अपने ही देश में अपनी जान बचाने के लिए राहत शिविरों और छिपने की जगहों की तलाश करनी पड़ी। इसी हिंसक माहौल के बीच 31 अक्टूबर की रात को ही राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने राजीव गांधी को भारत के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई। देश को शांत करने की कोशिशें शुरू हुई, लेकिन नफरत की वो आग बुझने में कई दिन लग गए। अब बात करते हैं इस मामले के कानूनी पहलू और अदालती कार्यवाही की। चूंकि
क्योंकि बियन सिंह पहले ही मारा जा चुका था, पुलिस ने इस पूरी साजिश के पीछे के मुख्य किरदारों को खंगालना शुरू किया। घायल सतवंत सिंह का अस्पताल में इलाज चला और वो बच गया। पुलिस ने बियन सिंह के फूफा कहर सिंह और एक अन्य सुरक्षाकर्मी बलबीर सिंह को इस साजिश का हिस्सा होने के आरोप में गिरफ्तार किया। ये मुकदमा कई सालों तक भारतीय अदालतों में चला। देश के जाने माने वकीलों ने इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें रखी। अंततः ये मामला देश की सर्वोच्च अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में सबूतों के अभाव के कारण बलबीर सिंह को पूरी तरह बरी कर दिया, लेकिन अदालत ने सतवंत सिंह और कहर सिंह को देश के प्रधानमंत्री की हत्या की साजिश रचने और उसे अंजाम देने का दोषी पाया। अदालत ने दोनों को मौत की सजा सुनाई। 6 जनवरी 1989 की सुबह दिल्ली की तिहाड़ जेल में गहरी खामोशी थी। सतवंत सिंह और कहर सिंह को फांसी के फंदे तक ले जाया गया और सुबह ठीक 6 बजे दोनों को फांसी दे दी गई। इस तरह इस ऐतिहासिक त्रासदी का कानूनी अंत तो हो गया, लेकिन इसके घाव आज भी देश के इतिहास पर बने हुए हैं। इंदिरा गांधी की हत्या और उसके बाद भड़के दंगे हमें एक बहुत बड़ा सबक देते हैं। वे हमें सिखाते हैं कि हिंसा का अंत हमेशा केवल और अधिक हिंसा में होता है। राजनीति, गुस्सा और नफरत जब इंसानी संवेदनाओं पर हावी हो जाते हैं तो उसका नुकसान हमेशा आम और बेगुनाह लोगों को उठाना पड़ता है। ये कहानी किसी एक पक्ष के सही या गलत होने की नहीं है, बल्कि ये कहानी है इस बात की कि कैसे एक बड़ी राजनीतिक भूल और उसके बाद उपजी धार्मिक कट्टरता ने हमारे देश को दशकों पीछे धकेल दिया।